तो बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। कुछ डिटेल मेरे बारे में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस लेक्चर सब आपको पता है, इसलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनरशिप। तो देखो, LIC पॉलिसी, बैंक फिक्स डिपॉजिट, किसान विकास पात्र कोई भी करा सकता है बशर्ते उसके पास पैसे ऑब्वियस है। लेकिन डिवेंचर ऑफ अ कंपनी है ना, उसके क्रेडिट पे, उसके रेपुटेशन पे डिपेंड करती है। तो इसलिए ये चारों में सबसे अलग है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि डिबेंचर्स आर बैक्ड ओनली बाय द क्रेडिट वर्दीनेस एंड रेपुटेशन ऑफ द इशूअर। बोथ कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट फ्रिक्वेंटली इशू करते हैं डिबेंचर्स टू रेज कैपिटल या फिर फंड्स। Whereas anyone without any credit worthiness या फिर reputation can open a bank fixed deposit, किसान विकास पत्र और LIC पॉलिसी। अब LIC पॉलिसी और FD आपको पता है। किसान विकास पत्र के बारे में समझ लेते हैं। इंट्रोड्यूस किया गया था एक स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम कम 1988 में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इंकरेज करना लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन पीपल। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? 1000 रुपया, और देयर इज नो अपर लिमिट। इट इज अ लो रिस्क सेविंग प्लेटफॉर्म जहां पे यू कैन सेफली पार्क योर मनी फॉर अ सर्टेन पीरियड। फर्दर इट इज ऑल्सो मैंडेटरी टू सबमिट आधार नंबर, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ेगा अकाउंट होल्डर को। नेक्स्ट है कि बायर्स मार्केट इज नोन वेयर। अब बायर्स मार्केट है, बायर मार्केट कहाँ पे होगा? जहां पे सप्लाई ज्यादा होगा, सच दैट कि बायर्स जो है वो नेगोशिएट कर पाए प्राइस को। अदरवाइज अगर डिमांड ज्यादा है ना, तो वहां पर तो नेगोशिएट ही नहीं कर पाएंगे, उन्हें मजबूरी में खरीदना ही पड़ेगा। तो बायर्स मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे सप्लाई इज मोर देन डिमांड। उल्टा अगर हो गया डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो ये सेलर्स मार्केट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेलर्स मार्केट। होपफुली आपको दोनों एकदम अच्छे से क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइड ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू। तो देखो, जब कोई भी कंपनी है ना या फिर कोई जो लिस्टेड है उसके अंदर का इंसान ट्रेडिंग करता है, ठीक है, बिना इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किए हुए पब्लिक को, तो ये इलीगल है, जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? शेयर मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है ये पर्टिकुलर टर्म। एसोसिएटेड विद द शेयर मार्केट, इनसाइड ट्रेडिंग इन्वॉल्व करता है ट्रेडिंग इन अ पब्लिक कंपनीज स्टॉक या फिर अदर सिक्योरिटी बाय समवन विद नॉन पब्लिक मटेरियल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। इनसाइडर ट्रांजेक्शन लीगल है अगर इनसाइडर मेक्स अ ट्रेड और रिपोर्ट करता है उसे भी को। लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो इलीगल है। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल इंफॉर्मेशन अभी तक पब्लिक में आई नहीं है और आप इनसाइड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या कर रहे हो? ट्रेडिंग कर रहे हो, जो कि इलीगल है। अगला है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या हुआ? तो कोई भी इंडिविजुअल अगर लोन लेता है और उस लोन पे 90 दिनों तक, है ना, अगर वो टर्म लोन हुआ और 90 दिनों तक उसने उस पे EMI नहीं दिया, प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट इज नॉट रिकवर्ड, है ना। वैसे तो ये देखा जाए लोन इन विच इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड, उसको NPA या नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। और उसका टर्मिनोलॉजी क्या है? अगर 90 डेज तक टर्म लोन में नहीं दिया और 180 डेज तक एग्रीकल्चर लोन में नहीं दिया EMI, तो उसको NPA बता दिया जाता है। अब ये भी डिफरेंट टाइप का होता है, NPA 1, NPA 2 ऐसे टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी मल्टीप्लायर इन इंडिया डिफाइंड एज। अब मनी मल्टीप्लायर समझ लेते हैं। देखो, बैंक में हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, राइट। तो बैंकिंग हैबिट से, बैंकिंग प्रोसेस से वो मनी जो है कितना ज्यादा एक्सपेंड हो सकता है, उसको हम मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। और वो इक्वल होता है ब्रॉड मनी अपॉन बेस मनी। ब्रॉड मनी क्या होता है? M3, और बेस मनी होता है M0। अब इन दोनों में क्या क्या होता है ये समझ लेते हैं। M3 और M0 के रेशियो को हम क्या कहते हैं? मनी मल्टीप्लायर इंडिया में कहते हैं। M3 क्या है? सम ऑफ करेंसी विद पब्लिक DD और विद बैंक और टाइम डिपॉजिट विद बैंक। इन सबको मिला दो तो M3 बनता है, जिसको ब्रॉड मनी बोलते हैं। वहीं पे रिजर्व मनी की बात करें तो सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI और अदर डिपॉजिट विद RBI। ये सारा कुछ क्या है? रिजर्व मनी, ठीक है। मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर एक टर्म यूज किया जाता है इकोनॉमी में डिस्क्राइब करने के लिए अमाउंट ऑफ मनी दैट इज क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम इन रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज डिपॉजिटेड इन द सिस्टम। मैंने बताया आपको कि 100 रुपये आपने जमा किया, मतलब 100 का मान लेते हैं 100 करोड़, है ना। अब बैंक क्या करेगा? उसको लोन देगा, ठीक है। डिफरेंट पर्सन को लोन देगा, उस मनी को एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करेगा मतलब ऑब्वियस है कागज प्लस, है ना। तो उसको क्या कहा जाता है? मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर हो गया। मनी मल्टीप्लायर इंडिकेट करता है कि हाउ मच द बैंकिंग सिस्टम कैन एक्सपेंड द मनी सप्लाई बाय लेंडिंग आउट अ फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट व्हाइल कीपिंग द फ्रैक्शन एज रिजर्व। कुछ पैसे वो अपने पास रखते हैं, बाकी वो जो है वो लैंड करते हैं पर्सन को, इससे जो है वो एक्सपेंड करता है। हायर द रिजर्व रेशियो, जितना ज्यादा रिजर्व करना होगा उन्हें उतना कम वो लैंड कर पाएंगे, मतलब दे पाएंगे एज ए लोन, तो उतना ही कम क्या होगा? मनी मल्टीप्लायर होगा। अब करेंसी मनी
करंट मनी मल्टीप्लायर इन इंडिया इज नॉट फिक्स या स्टैटिक, आपको भी पता है, वो टोटली डिपेंड करता है डे टू डे बेसिस बिजनेस पे। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी डज नॉट अप्लाई टू। पहले इसको समझ लेते हैं, इंडेमिनिटी का प्रिंसिपल क्या होता है। देखो, कोई भी इंश्योरेंस आप लेते हो तो इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है कि अगर आपका माल 1,000 रुपए का है ना, 1,000 रुपए का आपका क्या था, एसेट था, अब नुकसान केवल 500 रुपए का हुआ तो हम केवल 500 रुपीज आपको देंगे, है ना, पूरा 1,000 रुपए नहीं देंगे। भले इंश्योरेंस आपने 1,000 रुपए का करवाया था, लेकिन जितना लॉस, जितना नुकसान हुआ है उतना ही हम देंगे। इसको प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी बोलते हैं, जो कि अप्लाई होता है मरीन इंश्योरेंस, फायर, है ना, पे, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है किसी की लाइफ को आप मॉनिटरी में थोड़े ना तो मेजर कर सकते हो, राइट। तो दैट्स वाई प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी डज नॉट अप्लाई इन लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, एक्चुअल लॉस सफर्ड बाय द इंश्योरर, बता ही दिया सारा कुछ। क्वांटिफाई ह्यूमन लाइफ इन मॉनेटरी टर्म, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट एक्सेट्रा, ये सारा कुछ प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी में अप्लाई नहीं होता। अगला है टी बिल या ट्रेजरी बिल आर सोल्ड इन इंडिया बाय। तो देखो, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सोल्ड करता है? आरबीआई, ठीक है। क्या सेल करता है? ऑब्वियसली टी बिल या ट्रेजरी बिल। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। टी बिल क्या है? शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एज ए प्रॉमिसरी नोट विद गारंटीड रीपेमेंट एट लेटर डेट। दे आर इशूड विद बाई आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। और ध्यान रहे कि जीरो कूपन सिक्योरिटी होता है, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता। बात आती है लोग खरीदने क्यों, तो देखो ये फेस वैल्यू से डिस्काउंट पे, है ना, बेचा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो उस पर लिखा है ना 25,000, ठीक है, तो उसको कुछ कम पे बेचा जाता है, लाइक 24,000 या फिर 24,500 ऐसा करके, सच दैट आपको मैच्योरिटी पे जो फेस वैल्यू है 25,000 वो पूरा पूरा मिल जाएगा। अगला है द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग डियरनेस अलाउंस टू एम्प्लॉय ऑफ इंडिया इन। जो डीए मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, है ना, हम जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, बाकी जितने भी हैं, तो वो जो डीए बनता है ना, डियरनेस अलाउंस है, वो डिसाइड किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा कि कितना डीए बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। अभी तो बहुत ज्यादा कम बढ़ रहा। बेसिक ऑफ डिटरमाइनिंग डियरनेस अलाउंस टू एम्प्लॉय ऑफ इंडिया इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है चेंज इन द प्राइसेस ऑफ अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड बाय हाउसहोल्ड्स एंड रिफ्लेक्ट दिस चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये क्या है? कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज ऑफ द बेसिक सैलरी टू ऑफसेट करने के लिए इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन परचेजिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉय। डीए हर साल 2 बार रिवाइज किया जाता है, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में, बेस्ड ऑन द एवरेज सीपीआई फॉर लास्ट 12 मंथ्स। अगला है ब्लू चिप का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है शेयर गिविंग कंसिस्टेंट हाई रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो, बहुत ज्यादा रिप्यूटेड या फिर नामी जो शेयर्स होते हैं वो कंसिस्टेंट हाई रेट ऑफ रिटर्न देते हैं, जिनको ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। टर्मिनोलॉजी है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। क्या मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइबिलिटीज क्या है? चारों में से। तो करेक्ट जवाब है टाइम डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट इन बैंक्स आर टाइम डिपॉजिट, लगभग 87%। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लाइबिलिटीज का। आपको पता है जो भी पैसे आप बैंक में जमा करते हो वो बैंक के लिए लाइबिलिटीज होती है, ना कि उनका एसेट होती है, ठीक है। तो ये हो गया टाइम डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो डिपॉजिट्स है बैंक में उसका 87.4% क्या है? वो टाइम डिपॉजिट है, और बाकी क्या है? डिमांड डिपॉजिट या सेविंग्स है। अगला है इन कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना, WPI, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज असाइन मैक्सिमम वेटेज। तो सबसे ज्यादा होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का। क्यों? लगभग 60 या 62% होता है। अभी दिखाता हूं मैं आपको। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का होता है 64.23, फ्यूल पावर का इतना, और प्राइमरी आर्टिकल का इतना, ठीक है। अगला फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब कैन बी इनकरेज्ड, है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरीके से इनकरेज किया जा सकता है? पहला है बाय इशूइंग अ स्पेसिफिक लेटर ऑफ क्रेडिट टू द डिजर्विंग बेनिफिशियरी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा उस डिजर्विंग बेनिफिशियरी का। प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस टू पीपल ऑफ लोअर इनकम ग्रुप विद जीरो या फिर मिनिमम बैलेंस, एकदम सही है, सो दैट वो बैंकिंग सिस्टम का भी बेनिफिट ले पाए, है ना, और डे टू डे लाइफ में जो भी उन्हें करना होता है इजिली वो सारी चीजें को परफॉर्म कर पाए। अगला है बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस टू लो इनकम ग्रुप। फिर से वही बात है, डे टू डे लाइफ की, है ना, जरूरतों को पूरा कर पाए विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो लेटर ऑफ क्रेडिट हेल्प करता है बेनिफिशियरी को, स्पेशली स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को एक्सेस करने के लिए ट्रेड फाइनेंस और एक्सपेंड करने के लिए उनकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को।
वहीं पे अगर हम बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पीपल आर लोअर इनकम ग्रुप विद जीरो या मिनिमम बैलेंस, तो ये हेल्प करेगा उन्हें सेव मनी, मेक ट्रांजेक्शन, रिसीव रेमिटेंसेज और एक्सेस अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। वहीं पर अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज लो इनकम ग्रुप को प्रोवाइड करते हैं तो इससे उन्हें मदद मिलेगी मीट देयर नीड्स एंड एस्पिरेशन, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग और इंटरप्रेन्योरशिप को। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई का फंक्शन नहीं है। क्रेडिट कंट्रोल बिल्कुल करता है। एपेक्स बॉडी है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए एकदम सही है। फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ये भी करता है, लेकिन क्रेडिट क्रिएशन का में पार्ट नहीं लेता आरबीआई डायरेक्टली, ठीक है, तो ये नहीं है। क्रेडिट क्रिएशन कौन करते हैं? जितने भी कमर्शियल बैंक है हमारे यहाँ पे वो सारा कुछ क्रेडिट क्रिएशन का काम करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट, राइट। तो आरबीआई डायरेक्टली जो है मनी क्रेडिट क्रिएट नहीं करती बल्कि उसको रेगुलेट करती है। अगला है रेट एट विच बैंक लेंड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नोन एट। देखो अगर आरबीआई, ठीक है, बैंक को देता है पैसा तो किस पे देता है? रेपो रेट पे, ठीक है। वहीं पर अगर बैंक दे रहा आरबीआई को अपना पैसा जो सरप्लस पैसा आरबीआई के पास रख रहा है तो उसको रिवर्स रेपो रेट पे आरबीआई रखती है अपने पास। क्या? रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ट्रिपल है। तो आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। बस इतना ही बेसिक क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन थे। होपफुली सारा क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए कोट है कि expecting life to treat you well because you are a good person is like expecting an angry bull not to charge because you are a vegetarian। मतलब बात वही हो गई कि अगर आप सोच रहे हो जिंदगी आपको बेहतर ढंग से ट्रीट करे तो ये तो वही बात हो गई कि आप एक एंग्री का मतलब समझ रहे हो, गुस्से बुल के सामने खड़े हो और आप सोच रहे हो नहीं नहीं हम तो वेजिटेरियन है, हमको तो ये नहीं मारेगा, राइट। तो इसलिए ये नादानी पना जो है छोड़िए और अपने आप को और बेहतर बनाइए और मजबूत बनाइए, ना कि ये लाइफ से एक्सपेक्ट कीजिए कि नहीं नहीं हमको अच्छे से ट्रीट करो, ठीक है। ओके, तो सोना बाबू नहीं बनना है, मजबूत बनना है। तो मजबूत बनते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।